हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री क्लास 10 की कवर कराऊंगा। इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देखेंगे ताकि आप उन्हें इजी लैंग्वेज में समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सारे के सारे ईजिली कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस इसके बाद मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा और इस चैप्टर का जितने भी हिस्ट्री के मैप वर्क हैं वो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। सबसे पहला फ्रेडरिक सोरियो इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रेजेंटेड सीरीज ऑफ पेंटिंग इन 1848। ही विजुअलाइज हिज ड्रीम दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट होता है फ्रेडरिक सोरियो करके, एक आर्टिस्ट होता है जिसने 1848 के अंदर पेंटिंग की सीरीज बनाई होती है। वो विजुअलाइज करते हैं कि ये दुनिया जो है सब कंट्रीज डोमेस्टिक रिपब्लिक हो, मतलब जहाँ पे लोगों के पास पावर हो और किंग का रूल ना हो, वो ये इमेजिन करते हैं। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ताकि एक फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके। फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है वो समझना है हमारे को। तो देखो, सबसे पहले 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। शुरुआत मानी जाती है, लोगों ने अपना नेशन के लिए यूनिटी और आइडेंटिटी को डेवलप करने चालू कर दिया था। उसके अलावा जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे कैसे बनेगी, तो देखो सबसे पहले इनोवेटिव आइडियाज सच एज ले सिटोयन एंड ले पैट्री। ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन, मतलब नागरिक, और ले पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, देश। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो इसमें दे रखा है उसका मतलब है सब लोग नेशन को इक्वल सिटीजन्स हैं और सब देश के हैं। क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्लैग, फ्रांस का एक नया फ्लैग बनाया जाएगा जिससे एक यूनिटी का भावना होगी। उसके अलावा इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, पहले जो पार्लियामेंट थी वो एस्टेट्स जनरल कहते थे, उन्हें एस्टेट जनरल कहते थे। रेवोल्यूशन के बाद उन्हें नेशनल असेंबली बनाया गया, मतलब अब किंग के पास पावर नहीं है जबकि लोगों के पास पावर आ जाएगी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच इज़ कंसोलिडेटेड, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज और सेंट्रलाइज किया गया। पूरी कंट्री में सेम रूल्स और सिस्टम अप्लाई हुए। उसके बाद एबोलिशिंग ऑफ कस्टम्स एंड इंटरनल ड्यूटीज़, फ्रांस के जो अंदर के इंटरनल टैक्सेस थे, कस्टम्स वेरियस वगैरह थे, उनको हटा दिया गया। अब और ट्रेड और गुड्स का इजीली जो है ट्रेड हो पाएगा। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर फॉर इंट्रोड्यूस, पूरे फ्रांस में सेम मेजरमेंट इंट्रोड्यूस कर गए। एग्जाम्पल, 1 मीटर हर जगह सेम होगा। फ्रेंच वॉज गेटिंग कॉमन लैंग्वेज। हाँ, तो फ्रेंच में बहुत सारी डिफरेंट के डायलेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज थी जिन्हें एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई ताकि सब लोग एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें। फिर आता है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांसी डेमोक्रेसी को। इंट्रोडक्शन हुआ 1804 के अंदर। नेपोलियनिक कोड होता है। फीचर्स ऑफ दिस कोड के अंदर क्या हो गए, सबसे पहले देखो 1804 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले एबोलिशिंग ऑफ ऑल बर्ड्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस, पहले नॉबल्स के बर्ड्स से स्पेशल प्रिविलेज उन्हें मिलते थे, तो नेपोलियन ने प्रिविलेज को खत्म कर दिया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के अंदर इक्वल हैं उनके हिसाब से उसने नेपोलियन ने ये रूल लगाया था, किंग हो या कॉमन पर्सन सबके लिए सेम लॉ अप्लाई होगा। फिर तीसरे की सिक्योरिटी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को प्रॉपर्टी रखने का लीगल राइट दिया गया। फिर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, पहले गिल्ड डिसाइड करता था कि ट्रेड कैसे होगा, नेपोलियन ने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, मतलब अब फिर जो है फ्री ट्रेड पॉसिबल हो पाया। फिर न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास क्या हुआ, पॉलिटिकली एंड सोशली आर्टिकोरेट्स वर डोमिनेंट। पहले सोसाइटी में जो रिच, आर्टिकोरेट्स का मतलब है जो रिच नॉबल्स थे, जो ज़्यादा लोग थे, वो पावर ज़्यादा थी। पीजेंट्स वर मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन, पीजेंट्स जो थे पॉपुलेशन में मेजॉरिटी थे। सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, न्यू सोशल क्लास नोन एज वर्किंग क्लास इमर्ज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड के अंदर और जो है न्यू वर्किंग क्लास जो थी, सोशल क्लास, वो नहीं आई। उसके अंदर आर्टिशियंस थे बड़े बड़े, उसके अलावा आर्टिशियन मतलब क्राफ्ट वर्कर, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन वगैरह थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ये सब थे। फिर लिबरलिज्म प्रॉपर्टी ओनिंग मैन वर ओनली गिवन द राइट टू वोट, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वही वोट दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते। हर एक मैन और हर एक वुमेन जो है, हर एक मैन जो भी वुमेन है वो गरीब थे या वो गरीब हो, उनको वोट देने का अधिकार जो था बिल्कुल भी नहीं था। उसके अलावा लिबरलिज्म वर्ड है वो है लिबर, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर वर्ड है, रूट लिबर जिसे कहते हैं, उसका मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। उसके अलावा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, देखते हैं इसको क्या है। मेजर यूरोपियन पावर 1815 में जो थी वो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है, ये हो गया। तो 1815 में मैंने जैसे आपको पता है पावरफुल कंट्री ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन, इसका मतलब है कि नेपोलियन ने पहले बहुत कंट्रीज़ पर कंट्रोल किया था लेकिन फाइनली कंट्रीज़ ने मिलकर उसको डिफीट कर दिया था। दे यूज टू मीट इन वीना टू ड्रॉ अप अ यूरोपियन सेटलमेंट कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वीना। नेपोलियन को हराने के बाद यूरोप के रूल्स ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वीना में मिले। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसे ट्रीटी ऑफ वीना 1815 कहा गया और यूरोप को दोबारा ऑर्गेनाइज करने के लिए मीटिंग हुई। ट्रीटी ऑफ वीना के मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये आएगा। पावर वॉज रिस्टोर्ड बाय बर्बन डायनेस्टी, फ्रांस में जो बर्बन रॉयल फैमिली थी उनके पास पावर वापस दे दी गई, मतलब फ्रांस में किंग का रूल वापस आ गया। ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर्स फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज, नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी वो फ्रांस ने वापस ले ली। फ्रांस को वीक बनाया था ताकि वो फ्यूचर में पावरफुल ना हो जाए।
मतलब नेपोलियन ने जितने भी काम करे उसको रिवर्स कर दिया। 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन वर फॉर्म बाय नेपोलियन लेफ्ट अनटच। नेपोलियन ने जर्मनी को 39 स्टेट्स को कॉन्फेडरेशन में ऑर्गेनाइज किया था, ट्रीटी में इस सिस्टम को चेंज नहीं किया गया। मतलब ये सिस्टम लॉ वैसे ऑन फ्रेंच बाउंड्री बॉर्डर्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। फ्रांस के आसपास की जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी उनको स्टैब्लिश किया गया, अगर फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहता है तो वो एक्सपेंड कर सकता था। फिर होता है आगे देखते हैं क्या है। फिर है द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, देखते हैं। गिउसेप्पे मैज़ीनी है यहाँ पे, गेनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 के अंदर। मेंबर किसके थे? सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेट के। उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक है संग यंग यूरोप इन बेर्नी एंड यंग इटली इन मार्सेलिस। मेन एम था कि यूनिफाई करेंगे इटली को रिपब्लिक के अंदर, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा द एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो थे बोलते हैं 1830 से 1848 के बीच में आया था। ठीक है, बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जुलाई 1830 में फ्रांस में बर्बन किंग्स को हटा दिया गया था और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी गई थी। मतलब किंग तो रहा लेकिन उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड हो गई। ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा था। ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट इन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ठीक है, 1832 में जो ट्रीटी हुई थी उसके बाद ग्रीस इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है नेशनल फीलिंग वॉज द मेन फोकस। इस टाइम पे जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की मेन फीलिंग थी वो मेन फोकस रहा। फिर लाइन थी, एक लाइन है कि आपकी जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड डिस्कवर्ड कल्चर इन कॉमन पीपल। तो जो जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर ने कहा कि नेशन की रियल कल्चर जो है कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, फोक पोएट्री हो गए। देयर वर लेस जॉब्स एंड मोर पीपल। पॉपुलेशन बढ़ती जाती थी, नौकरियाँ कम थी। देयर राइजेस इन फूड कॉस्ट एंड बैड हार्वेस्ट पॉवर्टी। फूड के प्राइसेस बढ़ते जाते, क्रॉप खराब होते जाती, जिस वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी और सफरिंग बढ़ गई। सिलेसियन वीवर्स रिवॉल्टेड इन 1845 के अंदर सिलेसिया के वीवर्स ने रिवॉल्ट कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको बहुत कम वेजेस दे रहे थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज इलेक्टेड इन 1848 के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जो है इलेक्शन हुआ वो मिली। 831 रिप्रेजेंटेटिव मेट सेंट पॉल चर्च। 831 रिप्रेजेंटेटिव जो थे सेंट पॉल चर्च के अंदर मिले हो। उसके अलावा मेकिंग ऑफ जर्मनी वाला हमारा जो पॉइंट है उसे देखते हैं। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी के अंदर क्या हुआ, ओटो वैन बिस्मार्क टुक लीडरशिप। ओटो वैन बिस्मार्क ने अगर लीडरशिप ले ली जर्मनी की यूनिफिकेशन में, ओटो वैन बिस्मार्क ने मेन रोल प्ले किया था विद प्ले ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। उसने जो थी किसने, ओटो वैन बिस्मार्क ने प्रूशिया और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प करके, ऑफिशियल्स की हेल्प लेके ये काम करा। फिर काइजर विलियम आई बिकेम हेड ऑफ द जर्मन एम्पायर। जर्मनी यूनिफाई होने के बाद काइसर विलियम जो था जर्मन एम्पायर का उसे रूलर बना दिया। फिर मेकिंग ऑफ इटली के अंदर क्या है, जिससे मजीनी ने स्टार्टेड द यूनिफिकेशन मूवमेंट बट फेल्ड। इटली को यूनाइट करने की शुरुआत मजीनी ने स्टार्ट करी पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके अंदर। विक्ट्री इमैनुअल टू बिकेम किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861 के अंदर जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनाइटेड इटली का किंग बना। ब्रिटेन इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने किंग की पावर कम कर दी, मतलब कि डेमोक्रेसी ग्रेजुअली डेवलप हुई। ब्रिटेन टुक आयरलैंड इन 1801 के अंदर ब्रिटेन ने आयरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिश नेशनल फॉर्म थ्रू इंग्लिश कल्चर। ब्रिटिश नेशन इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर को स्प्रेड करके बनाया गया, मतलब कि इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंट बना दिया गया। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो इसके बाद क्या है, बेल्कन्स इंक्लूडेड बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, रोमानिया एक्सेट्रा। बल्कन्स रीजन की कंट्रीज़ के नाम है बेसिकली ये, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो। उसके अलावा रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रिलीजन एक्सक्लूसिव। बैल्कन्स में नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, हर कंट्री डिपेंडेंट होना चाहती थी। मेजर यूरोपियन पावर वांटेड टू ओवर दिस एरिया। यूरोप का पावरफुल कंट्री जो थे बेल्कन्स पर कंट्रोल करना चाहते थे, जिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर हो गई, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हुई। फर्स्ट वॉर की स्टार्ट से ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। मैंने इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था, जैसे कि कलेक्टिविज्म की भावना जगानी, कलेक्टिव आइडेंटिटी जगानी, ले सिटवेन लो बैटरी हो गया। उसके लिए नेपोलियन कोड ने क्या क्या कर रहा था, क्या क्या चेंजेस करते हैं। हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स क्या होता है, हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स के बारे में बताना है। तो 2 सीक्रेट सोसाइटी जो जिस पे मेजीनी बनाई थी उसके बारे में बताना है। उसके अलावा 2 फीमेल एलिगरीज कौन से, तो एक मैरिनिया था और एक जर्मेनिया था, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है सम करेक्टरिस्टिक बताने कंजर्वेटिव्स के वो बता देंगे। फिर ट्रीटी ऑफ वीना के अंदर क्या था वो बता देंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल फीलिंग और इमेजिनेशन क्या था वो बता देंगे। मेन कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, लड़ाइयाँ क्यों होती वो हो गए बता देंगे, मतलब क्या क्या दिक्कत है। मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी बेकार थी, उसके अलावा गरीब थे, क्रॉप सही नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ था वो बता देंगे, उसका पूरा कॉम्पोजिशन बता देंगे। उसके अलावा जो है बैल्कन नेशनल्स के क्राइसिस में क्या हुआ था वो बता देंगे, और नेशनलिस्ट
क्रिएट सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनी थी वो बता देंगे। उसके अलावा ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 और इंटरेस्टिंग है। 10 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हुआ है। 10 मिनट्स के अंदर अगला चैप्टर खत्म करते हैं। अगला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, महात्मा गांधी रोल इन नेशनलिज्म। महात्मा गांधी का रोल था नेशनलिज्म के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914-1918 की वजह से हुई थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई थी। मतलब टैक्सेस बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ गए थे, लोगों को आर्मी ने भेजना पड़ गया, जिससे ब्रिटिशर रूल से नाराज़ होने लग गए थे लोग। उसके अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। वॉर का खर्चा बढ़ गया था, जिसको कवर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे और वॉर लोन्स लिए। उसके अलावा इंडिया के लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया था। प्राइसेस डबल बिटवीन 1913 एंड 1918। 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस लगभग डबल हो गए थे बिल्कुल। लोगों को लिटरली डेली लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन, ठीक है, क्या कह रहा है, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गाँव के लोगों को आर्मी में सोल्जर्स बनाने के लिए रिक्रूट कर दिया गया। 1918 से 1990 और 1920 से 1921 क्रॉप फेल हुए इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब क्रॉप अच्छे से होगी नहीं, फार्मर को बहुत लॉसेज हुए। देयर वर एपिडेमिक्स इन फेमाइंस। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां थी, भुखमरी थी, फेमाइंस थे, वही भुखमरी को फेमाइन कहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है एक चीज़ और है, हम एक चीज़ भूल रहे हैं, एक मिनट। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। कुछ बातें इसके अंदर नहीं लिखी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था, महात्मा गांधी रिटर्न हुए इंडिया के अंदर 1915 में। मतलब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस करा। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ और नॉन वायलेंस के थ्रू प्रोटेस्ट करना, मतलब वायलेंस नहीं करना, पीसफुली इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह के अंदर क्या होता है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के अंदर क्या हुआ, 1970 के अंदर हुआ था। ये मैप के अंदर भी मार्क करने के लिए आ सकता है। बिहार के अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि इंडिगो ग्रो करने के लिए गांधी जी ने फार्मर की हेल्प की और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। रिजल्ट, फार्मर को रिलीफ मिला। ये 3 तरह के सत्याग्रह पेपर में आ सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेल हो गई थी, फार्मर टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। गांधी जी ने डिमांड करी टैक्स माफ़ कर दीजिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स वेजेस इंक्रीज करवाना चाहते थे, गांधी जी ने वर्कर्स को सपोर्ट किया। फिर रॉलेट एक्ट 1919, इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट आ सकता है 1919 में। 1990 द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को पास करा। रॉलेट एक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल जेल में डाल सकती है। ये बहुत ऑपरेसिव लॉ था। गांधी कॉल फॉर नेशनल वाइड सत्याग्रह। गांधी जी ने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने दिया। जलियांवाला बाग कांड, मैस्केयर, जो मैं आपको बताया था, जलियांवाला बाग मैस्केयर जो था 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने अमृतसर की जलियांवाला बाग में पीसफुल क्राउड पर फायरिंग कर दी। हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। उसके अलावा ब्रिटिश ब्रूटलिटी का सिंबल बन गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920, जिसमें अंदर गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी को मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्कूल को बॉयकॉट करना पड़ेगा, कोर्ट को बॉयकॉट करना पड़ेगा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। उसके अलावा बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स के अंदर क्लोथ को लोगों ने बॉयकॉट करने में क्या करा, लोगों ने जो है क्लोथ को जलाना चालू कर दिया अपने, ठीक है। उसके अलावा पीजेंट्स क्या थे, उसके अलावा पीजेंट्स फार्मर चाहते थे कि टैक्सेस कम हो, लैंडलॉर्ड्स चाहते थे कि प्रेशर कम हो, ट्राइबल ग्रुप्स क्या चाहते थे कि फॉरेस्ट पर उनका ट्रेडिशनल कंट्रोल वापस मिले, प्लांटेशन वर्कर क्या चाहते थे कि अपने विलेज वापस जा सकें। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने 1930 में लाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट कर दी। सॉल्ट मार्च, जिसको डांडी मार्च कहते हैं, 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से डांडी मार्च तक का स्टार्ट किया। 240 माइल्स की जिसकी दूरी थी। गोल क्या था, सॉल्ट लॉ ब्रेक करना है, क्योंकि ब्रिटिश ने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हो गया कि ब्रिटिश लॉ को ओपनली ब्रेक करना और प्रोटेस्ट करना। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए कल्चर और सिंबल का इंपॉर्टेंट रोल था। भारत माता, इंडिया को भारत माता के फॉर्म में डिपिक्ट करा गया, जिससे लोगों को पेट्रोलिज्म की फीलिंग भावना बढ़ गई। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सॉन्ग लिखा। ये फ्रीडम मूवमेंट का इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया। नेशनल फ्लैग, उसके अलावा नेशनल फ्लैग के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नेशनल फ्लैग यूनिटी का सिंबल बन गया। चैप्टर का मेन आइडिया यही है, नेशनलिज्म इंडिया में डिफरेंट मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स के थ्रू डेवलप हुए। जैसे की लीडर्स इसके अंदर जो थे वो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो पूना पैक्ट आ सकता है, उसके बारे में देखते हैं। 1932 में ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड ने एक डिसीजन अनाउंस किया कि कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसे अनाउंस कर दिया। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग दलित्स जो थे उस समय डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है दलित लोग अपने अलग कैंडिडेट चूज कर सकते हैं और दलित वोटर ही वोट करेंगे। गांधी जी का अपोजिशन हो गया। गांधी जी ने इस बात को अपोज किया। उसके अलावा अगर दलित को इलेक्टोरेट मिल गया तो हिंदू जो है और डिवाइड हो जाएगा। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू डिवाइड हो, लेकिन अंबेडकर जी का व्यू पॉइंट ये था दलित को पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए थी। मतलब गांधी जी और अंबेडकर का व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग था और सेपरेट इलेक्टोरेट ने अपना लीडर खुद बनाया, ठीक है। उसके अलावा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर जो चैप्टर में ये चीज़ें नहीं है वो इसके अंदर आ गई हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द 3 मेन इवेंट, जो कि सत्याग्रह 3 जगह हुए थे। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर, खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 के अंदर, मिल वर्कर सपोर्ट हुआ 1918 के अंदर। ये तीनों सत्याग्रह याद रखना, मैप पे मार्क कर दिखला सकते हैं। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका रिटर्न हुए। व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 16 1919 में क्या हुआ था, ये ऑब्जर्व हुआ था सत्याग्रह डे वेयर पीपल वेंट ऑन फास्ट एंड स्ट्राइक्स अक्रॉस द नेशन। राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे क्या इफेक्ट पड़ा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक बाय द पीपल, देयर वर क्लैशेस विद पुलिस ऑफिसर्स एंड न्यूमरस स्ट्राइक्स हो गई थी, स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी। उसके अलावा ब्रिटिश सप्रेस द एजिटेशंस विद ब्रूटैलिटी, मतलब ब्रूटैलिटी हो गई। और विलेजर्स में बॉम्ब लगाया था, विलेजेस में बॉम्ब लगाया था। इन विच सेशन आईएनसी वॉज डिमांड द ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मुलाइज। तो किस सेशन में पूर्ण स्वराज बोला था आईएनसी ने? 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर बोला था। What did Rowlatt Act impose? According to Rowlatt Act, the British government had the power to prohibit the political activities and detain the political leaders without trial for up to 2 years. मतलब वो बिना कुछ समझे जो है पॉलिटिकल लीडर्स को बिना किसी एक्टिविटी के जेल में डाल सकते हैं। What was खिलाफत मूवमेंट एंड वाई? इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको स्टार्ट करा था। और इसको स्टार्ट इसलिए करा था कि क्योंकि अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा था, ऑटोमन अम्पायर ने जो अनजस्ट ट्रीटमेंट करा था मुस्लिम्स के साथ, उसके इसलिए स्टार्ट करा था। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी थी। बैगर का मतलब क्या होता है? जिसके पास घर नहीं होता, भिखारी। उसके अलावा विच एक्ट प्रोहिबिटेड द प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम लिविंग द टी गार्डन? तो द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो थी 1859 के अंदर, द प्लांटेशन वर्कर कुड नॉट लीव द टी गार्डन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर विच इज सेल्डम गॉट अपॉन आस्किंग। ठीक है, तो मतलब ये जो अगर वर्कर जो थे ना वो ना अपनी फील्ड को छोड़ नहीं सकते थे विदाउट आस्किंग। तो क्यों नहीं छोड़ सकते थे? इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी। उन्हें सबसे पहले छोड़ना है अगर किसी स्पेसिफिक डेट पे, तो उनको सबसे पहले पूछना पड़ता था। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है आप इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर सकते हो अपने। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमीज विद ग्लोबल इकोनॉमीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज एक दूसरे से कनेक्ट करें, यानी कंट्रीज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करे और बिजनेस करे। दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नेशनल मार्केट प्लेस एंड हेल्प्स इकोनॉमी डेवलप। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो कंट्री का मार्केट बड़ा होता है, उसका दूसरे कंट्री एक दूसरे से ट्रेड बढ़ाती हैं, फिर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन शोज इवेंट्स दैट लेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ग्लोबलाइजेशन एकदम से नहीं होता, हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे सोसाइटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई, कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हुई। फिर डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन इज अ इकोनॉमिक सिस्टम विद फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है गुड्स मतलब सामान कंट्रीज के बीच फ्रीली ट्रेड हो सके, टेक्नोलॉजी शेयर करी जा सकते, पीपल माइग्रेट हो कर सकें और आइडियाज़ और कल्चर का भी एक्सचेंज हो सके। तो उसके अलावा इट डिस्क्राइब्स द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ कल्चर्स, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। इसका मतलब है कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड होने लगती हैं। एग्जांपल, एक कंट्री फूड एक्सपोर्ट करे, दूसरी कंट्री टेक्नोलॉजी दे, इससे ग्लोबल कलेक्शन बढ़ता रहता है। दिस चेंज हैपन ड्यू टू द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये चेंज मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से होता है, कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ग्रो होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ओवर 30 नेशंस, क्या कह रहा है, हाँ, ओवर 30 नेशंस फॉट दिस वॉर बिटवीन 1914 एंड 1918। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व थी। एलाइज इंक्लूडेड द सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूएसए। ये सारी कंट्रीज़ जो थी ये सारी इन्वॉल्व थी। अपोज बाय जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन अभी अपोजिशन में थी। दूसरे ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें थी, सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जिसे हंगरी कहते हैं, या फिर आपका बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर हो गया। सिल्क रूट क्या हो गया? सिल्क रूट क्या हो गया? सिल्क रूट पे क्वेश्चन आता है, देखो। सिल्क रूट वर इंपॉर्टेंट रूट्स लिंकिंग डिस्टेंट प्लेसेस। सिल्क रूट जो था एंशियंट रूट था जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। दे एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड फ्लरिश टिल 15th सेंचुरी। ये रूट से क्रिश्चियन एरा के से भी पहले एग्जिस्ट करते थे, 15th सेंचुरी तक के बाद तक भी एक्टिव थे। दे शोड बूमिंग ट्रेड एंड कल्चर रिलेशंस। उन्हें क्या करा? बूमिंग ट्रेड और कल्चर रिलेशन का मतलब है सिल्क रूट से ट्रेड के लिए नहीं थे बल्कि कल्चर एक्सचेंज होता था, रिलीजन एक्सचेंज होता था, आइडिया ट्रैवल करते थे इन रूट्स के थ्रू। रिलीजियस प्रीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ट्रैवल थे। सिल्क रूट पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक स्कॉलर्स भी ट्रैवल करते थे जिससे अपना रिलीजन स्प्रेड कर सकें। दीज रूट ट्रेडेड गुड टेक्सटाइल एंड प्रेशियस मटेरियल्स। तो ये जो सिल्क रूट था इसके अंदर जो थे ट्रेड क्या क्या होता था? सिल्क, टेक्सटाइल, स्पाइसेस और प्रीशियस मटेरियल्स होते थे। फिर कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड डिसीज। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट लेड टू कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। यूरोप के पोर्टुगीज और स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने अमेरिका डिस्कवर करके वहाँ कॉलोनीज बना ली। स्पेनिश यूज्ड स्मॉल पॉक्स जर्म्स एज डेडली वेपन। स्पेनिश लोगों अनलोइंगली स्मॉल पॉक्स डिजीज ले आए, मतलब उन्होंने स्पेनिश लोगों ने क्या किया? स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ फैला दी। ये डिजीज़ अमेरिका के नेटिव पीपल के लिए डेडली थी। अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज़। नेटिव अमेरिकन के पास कोई भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी नहीं थी, जबकि बहुत सारे लोग मर रहे थे।
डिस्कवरी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड मिनरल चेंज ग्लोबल ट्रेड। अमेरिका में फर्टाइल लैंड, गोल्ड, सिल्वर मिले थे, जिससे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम चेंज हो गया। सिल्वर माइंस इन मैक्सिको एंड पेरू इंक्रीज यूरोपियन वेल्थ। मैक्सिको एंड पेरू के अंदर सिल्वर माइंस में यूरोपियन को बहुत ज़्यादा रिच बना दिया। इस सिल्वर से यूरोप एशिया के साथ ट्रेड कर सकता था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो प्लेड की रोल इन ट्रेड नेटवर्क। इंडिया का भी गोल था कि वो इम्पोर्टेंट था कि इंडिया का एक्सपोर्ट करता था, मतलब इंडिया का भी ग्लोबल ट्रेड में रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट क्या करता था, इंडिया स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, नॉलेज। 19th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो 19th सेंचुरी पॉपुलेशन बूम इन ब्रिटेन, इंक्रीज डिमांड फॉर ग्रेन गुड्स। मतलब 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड डिमांड बढ़ गई। इंपोर्टेड फूड वॉज चीपर देन लोकल। फॉरेन गुड्स, फॉरेन कंट्रीज से आने वाला ब्रिटेन गुड्स के लोकल फूड से सस्ता था, मतलब फॉरेन का गुड्स सस्ता था और जो उनका लोकल फूड था वो महंगा था। कॉर्न लॉस रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। ब्रिटेन में कॉर्न लॉस बनाए जिससे फॉरेन ग्रेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाए। ब्रिटिश एग्रीकल्चर कुड नॉट कम्पीट विद इम्पोर्ट्स। जब इम्पोर्ट सस्ते थे तो ब्रिटिश फार्मर्स कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। किससे? ब्रिटिश गुड से, फॉरेन गुड से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज इंक्रीज फूड इंपोर्ट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सिटीज़ बढ़े, वर्कर्स बढ़े, इसलिए फूड इंपोर्ट्स और बढ़ गए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अलावा मेजर इन्वेंशंस फॉर टेलीग्राफ, रेलवेज एंड स्ट्रीमलाइंस। 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस क्या थे? एक था टेलीग्राफ, जिससे फास्ट कम्युनिकेशन हो सकती थी। एक था रेलवे, जिससे फास्ट ट्रांसपोर्ट हो सकता था। एक था स्टीम शिप, जिससे सी ट्रेड फास्ट हो सकता था। उसके अलावा रेफ्रिजरेटेड शिप्स अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ फ्रोजन मीट। रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से मीट फ्रीज करके यूरोप तक शिप किया जा सकता था। फिर रिंडरपेस्ट, तो रिंडरपेस्ट वॉज अ डेडली कैटल डिजीज, जो कि अफ्रीका में फैली थी 1880s में, जो कि कई कैटलों को मार देती थी। इट केम थ्रू इन्फेक्टेड कैटल बैक। ठीक है, ये एक सेकंड मैं इसको वो कर दूँ। तो ये डिजीज़ जो थी, ये जो हाँ, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ये हो गया। इसका मतलब है, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है वर्कर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फोर्स लेबर करते थे। इंडियन लेबर वर सेंट टू गुयाना, फिजी, मॉरिशस एक्सेट्रा। इंडियन वर्कर्स को भेजा गया गुयाना, मॉरिशस, कैरिबियन, वहाँ प्लांटेशन में काम करने के लिए। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय डिसीविंग देम। बहुत वर्कर्स को झूठ बोलकर, ये ट्रिक करके रिक्रूट कर लिया गया कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा देंगे बस। उसके बाद अगला है हमारा इंटर वॉर इकोनॉमिक। तो इंटर वॉर इकोनॉमिक के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, लेकिन वॉर ने दुनिया की इकोनॉमी को बहुत डैमेज कर दिया था। प्रॉब्लम्स क्या हुई थी? फैक्ट्री डैमेज हो गई थी, प्रोडक्शन कम होता है, कंट्री के ऊपर जो था कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर यूएसए बिकेम द बिगेस्ट इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सबसे रिच कंट्री बन गया था। वॉर इकोनॉमिक में यूरोप में हुआ था। अमेरिका की इंडस्ट्री ग्रो हो गई थी। यूरोप ने अमेरिका से लोन लिया था, इसलिए अमेरिका यूएसए जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट लीडर बन गया था। जर्मनी हैड टू पे वॉर रेपरेशंस। वॉर के बाद जर्मनी को पनिशमेंट मिली। ये पनिशमेंट ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में डिसाइड हुई। जर्मनी को, ब्रिटेन, फ्रांस को ह्यूज अमाउंट में वॉर कंपनसेशन या फिर रिपरेशंस पे करना था। इससे जर्मनी की इकॉनमी कोलैप्स हो गई। द वर्ल्ड इकॉनमी बिकेम फ्रेजाइल। कंट्रीज़ की इकॉनमी एक दूसरे पर डिपेंड हो गई थी। एग्जाम्पल सिस्टम, जर्मनी यूएस से लोन लेता था। जर्मनी ब्रिटेन और फ्रांस को पे करता था। ब्रिटेन और फ्रांस यूएसए को लोन चुकाते थे। इससे जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के अंदर आया था। ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा इकॉनमिक क्राइसिस था। इट स्टार्टेड द कोलैप्स ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट। अक्टूबर 1929 के में वॉल स्ट्रीट का यूएस स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर रहा था। इन्वेस्टर पैनिक्स में थे, शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए थे, प्राइस गिरने लगे थे। इससे फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया था। उसके अलावा क्या, बैंक्स फेल्ड एंड इंडस्ट्री स्लो। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद बैंक जो थे बैंकरप्ट हो गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, मिलियंस लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, इकॉनमी ऑलमोस्ट रुक सी गई थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली। एग्रीकल्चर जो फार्म प्रोडक्ट का प्राइस जो था उनका डिमांड कम हो गई थी। वीट, कॉटन और क्रॉप्स की प्राइसेस जो थे बहुत गिर गए थे। फार्मर को लॉस होने लगा था। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, तो देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इंडिया ऑल्सो इफेक्टेड था इस डिप्रेशन की वजह से। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था। इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड थी, इसलिए ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो है इंडिया पे इफेक्ट आया था। एग्रीकल्चर प्राइसेस फील शार्पली। इंडियन फार्मर्स जो एक्सपोर्ट क्रॉप्स उगाते थे, जैसे जूट हो गए, कॉटन हो गए, वीट हो गया, उनके प्राइसेस 50% तक गिर गए थे। इससे फार्मर्स को हैवी लॉस हुआ। पीजेंट्स फेस्ड डेट एंड पॉवर्टी। फार्मर्स लोन रीपे नहीं कर पाए थे, लैंड लूज करते जा रहे थे, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, विलेज इकॉनमी वीक हो गई थी। पोस्ट वॉर रिकवरी क्या हुआ? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड वांटेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। कंट्रीज ने डिसाइड करा इकोनॉमिक क्राइसिस रिपीट नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए। फिर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया। ब्रिटेन वुड्स का है, हाँ, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया। न्यू इकोनॉमिक सिस्टम वॉज क्रिएटेड। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट हुआ। 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर फॉर्म।
दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए थे। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला हुआ आईएमएफ और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का रोल क्या होता है, आपने सुना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का रोल क्या है, कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प देना, एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखना, ग्लोबल ट्रेड में सपोर्ट करना। वही वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का काम है पुअर कंट्रीज को डेवलपमेंट लोन्स देना, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ध्यान देना। फिर एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या हुआ, द सिस्टम एंडेड इन 1970s। 1970 में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया। यूएस इकॉनमिक प्रॉब्लम जो थी, जो किस वजह से कोलैप्स हुआ, क्योंकि यूएस इकॉनमिक में प्रॉब्लम्स थी, ऑयल क्राइसिस थे और अनस्टेबल करेंसी सिस्टम था। उसके अलावा क्या है, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1970s। तो ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1970s के बाद क्या हुआ, 1970 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, कई देश आगे बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनीज हुई, फास्ट ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया। उसके अलावा जो है चाइना एमर्ज अ मेजर इकोनॉमिक पावर। लेट 20th सेंचुरी में चाइना एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया था। चाइना दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा था। और इस चैप्टर का जो है क्रक्स यही रहेगा कि जो है ग्लोबलाइजेशन एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस में से एक था। उसके अलावा जिसमें ट्रेड, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस सब ने रोल प्ले किया था। और इसका एक टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसको देखते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर कंट्रीज जो थी इंडिपेंडेंट होने लगी। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही एशिया अफ्रीका बहुत सारी कंट्रीज जो थी पहले यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज थी, इंडिपेंडेंट होने लग गई थी। एग्जाम्पल इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीकन, मतलब इन पे रूल होता वो खुद करने लग गई थी, मतलब खुद इंडिपेंडेंट बन गई थी। मैनी न्यू नेशन जो थे इंडिपेंडेंट हो गए थे, जैसे इंडिया 1947 के अंदर वो हुआ। उसके अलावा इंडोनेशिया 1949 के अंदर, वियतनाम भी हुआ। बट दीज कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस। पर इन कंट्री जो थी पहले तो कॉलोनी थी, पर जो अब वो जो कंट्री है उसे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने लगे, जैसे पॉवर्टी, वीक इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये सब दिक्कतें होने लग गई। उसके अलावा ये जो था G77 जो हमारा ग्रुप था, जो कि उसने डिमांड क्या करी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आना चाहिए। और उसके अलावा एक न्यू सिस्टम हुआ जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल होनी चाहिए, नेशनल रिसोर्सेज होनी चाहिए, इंडिजिनियसली प्रोड्यूस गुड्स होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ पोटैटोज ऑन द पुअर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट पोटैटो फेमाइन। पोटैटो जो थे एक क्रॉप थी जो कि इनक्रेडिबली पुअर यूरोपियंस की जो उनकी जो लाइफ थी उनको चेंज करती थी। वो जो थे पोटैटो खाते थे और ज़्यादा जीते थे। ग्रेट पोटैटो फेमाइन की वजह से क्या हुआ, Irish farmers were so dependent upon it, the famine hit, people did died of the starvation। मतलब अकाल पड़ गया था। पोटैटो पे डिपेंड था, पोटैटो ही बंद हो गया था, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये हो गया था। उसके बाद 1 मिलियन डेथ हो गई थी। उसके अलावा हाउ वॉज इंडेंचर्ड लेबर वॉज द न्यू स्लेवरी। तो ये आप कर देना। कॉर्न लॉ में आपको बता चुका हूँ, लिस्ट द इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉ में बता चुका हूँ। उसके अलावा 3 फ्लोज जो थे वो आपको बताने हैं, वो मैं बता चुका हूँ। यूरोपियंस ने अट्रैक्टेड अमेरिका से क्यों अट्रैक्ट थे, क्योंकि वहाँ पे मिनरल से, लैंड रिसोर्सेज थे। उसके अलावा जो थे मल्टीपल प्लांटेशन के सिस्टम्स थे, एक्सप्लॉयट माइंस थी। उसके अलावा जो थे इम्पोर्ट कर सकते थे, लाइवलीहुड अच्छा था उनका, ये हो गया। उसके अलावा आपको बताना है ब्रिटेन इकॉनमी इफेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटेन की इकॉनमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे इफेक्ट हुई थी। तो ब्रिटेन की इकॉनमी बोरोड फ्रॉम द यूएस। ब्रिटेन ने यूएस से लोन लिया सबसे पहले। एट द एंड ऑफ द ब्रिटेन वॉज हाईली बर्डन हो गया था, उसके बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेट से बहुत सारा कर्जा था। द वॉर हैड ऑलमोस्ट शेकन अप द ब्रिटेन प्लेस इन द इंडियन मार्केट। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा घबरा गया था, जिसकी वजह से एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो थी इंडिया में आने लग गई। धीरे धीरे ब्रिटेन का कंट्रोल कम होने लग गया और इंडियन इंडस्ट्री जो थी धीरे धीरे प्रमोट होने लग गई। ब्रिटेन इंडस्ट्री खत्म होने लग गई, जिसकी वजह से इंडिया को फ्रीडम मिल गया। हाउ डिड फूड आइटम्स फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स ने अगर न्यू क्रॉप्स लेने का गए, इधर उधर का जो है ट्रांसपोर्ट होने लगे, क्रॉप्स का ही हो गया। फिर NEIO क्या है, तो G77 और 77 डेवलपिंग कंट्रीज डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज टू गेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ये हो गया। तो G77 मतलब इसके अंदर 77 कंट्रीज थी जिन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करी कि जिससे हम जो है अपनी कंट्रीज़ की रिसोर्सेज को और मैन्युफैक्चरिंग गुड को कंट्रोल कर सकते हैं। और कौन सी क्रॉप जो थी एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटिश से चाइना में। तो ओपीएम एक क्रॉप थी जो कि ब्रिटिश से चाइना में इंपोर्ट होती थी और इंडिया में उगाई जाती थी। फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर थोड़ा पैरा के रिलेटेड है, मतलब पूरा पैराग्राफ है। इसके अंदर आप इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ आपको। टेक्स्ट मतलब इसके अंदर बोला गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ डेकेड्स में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। उस टाइम फैक्ट्री छोटी छोटी थी और पुरानी टेक्नोलॉजीज उस पर यूज़ होती थी। वाटर व्हील, विंड मिल, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आए जिससे फास्ट इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रो होने लग गई। एग्जाम्पल थॉमन न्यूकोमन ने स्टीम पावर्ड पिस्टन इंजन बनाया। अब्राहम डैरबी और उनकी फैमिली ने आयरन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव की। इस इन्वेंशन की वजह से टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कोल माइनिंग और आयरन इंडस्ट्री सब रैपिडली ग्रो होने लग गए। उसके अलावा फैक्टर डेट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कौन से फैक्टर जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहला टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप होने लग गई, इसलिए फैक्ट्रीज को कॉटन और रॉ मटेरियल्स ईजिली मिलने लगा।
हैवी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल मिलने से ईजी हो गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चीप और बेटर होने लग गया। ब्रिटेन में नेविगेबल वाटरवेज थे जहाँ पे बड़े शिप्स कोल को फैक्ट्रीज तक ले जा सकते थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का फ्यूल इजीली सप्लाई होने लगा। तीसरे पॉइंट में कह रहा है फैक्ट्री पहले वुड से पावर जनरेट करती थी, लेकिन उसके बाद जो है कोल में एनर्जी सोर्स बन गया। सिटी ब्रिस्टॉल में कोल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो गया। पॉइंट 4 के अंदर ब्रिटेन में स्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल मनी सिस्टम था। इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक स्टेबल थी, इसलिए इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते थे। पॉइंट 5 में कह रहा है न्यू इन्वेंशंस ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को और फास्ट बना दिया। एग्जाम्पल जैसे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया 1763 के अंदर, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया, एडमंड कार्टवाइट ने पावर लूम बनाया। फ्लाइंग शटल से वीविंग ऑटोमेटिक हो गई, इससे यान की डिमांड बहुत बढ़ गई और स्पिनिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ी। फाइनली पावर लूम्स अडॉप्ट किए गए। फिर रिचर्ड आर्कराइट एंड इस कंट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो रिचर्ड आर्कराइट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उनकी इंपॉर्टेंस 2 रीज़न से थी। पहला रीज़न था उन्होंने वाटर फ्रेम मशीन इन्वेंट की थी। ये मशीन हैग्रीविंड्स की स्पिनिंग जेनी जैसे टेक्निक्स यूज़ करती थी। वाटर फ्रेम, कार्डिंग, स्पिनिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गए। आर्कराइट ने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जहाँ वर्कर्स मल्टीपल वाटर फ्रेम्स यूज़ कर सकते थे और मास प्रोडक्शन हो सकता था। उन्होंने ये करा। उसके अलावा इससे टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत फास्ट और लार्ज ग्रो होने लगा। फिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट केम विद अ बैंग। रेवोल्यूशन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि चेंज बहुत जल्दी हो गया होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो था। इवन जब न्यू मशीन्स आई ना, उसके अलावा ट्रेडिशनल स्मॉल कंपनीज चलती रही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन के बाद आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री रैपिडली डेवलप हुई। कोल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनने लगी। जब स्टीम इंजन्स यूज़ होने लगे तब इंडस्ट्रीज और फास्ट होने लग गई। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ है न्यू मशीन्स के बारे में। न्यू मशीन बहुत एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए इंडस्ट्रीज उन्हें जल्दी अडॉप्ट नहीं करते थे। चीप मैनुअल लेबर की वजह से ही काम करते थे। चीप लेबर एंड स्लो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, रूरल फार्मर को एग्रीकल्चर से अच्छी इनकम नहीं मिल रही होती, इसलिए बहुत सारे विलेजेस सिटीज़ में काम ढूंढने आने लगे। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर इजीली अवेलेबल हो गए। इंडस्ट्रियल मशीन से यूज़ करने के बजाय मैनुअल लेबर प्रेफर करते थे क्योंकि लेबर चीप था, मशीन्स एक्सपेंसिव थी। अदर रीजन्स जो थे वो कुछ थे, एक मिनट, हाँ, अदर रीजन्स क्या थे, कुछ प्रोडक्ट मशीन से बन ही नहीं सकते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यूबल और क्लासी माना जाता था। मशीन प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और परफेक्ट फिनिशिंग नहीं दे पाते थे। द प्लाइट ऑफ वर्कर्स की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। प्रॉब्लम, लॉन्ग आवर्स तक वो काम करते थे, उसके अलावा कम सैलरी मिलती थी। विलेजेस से आए हुए वर्कर को जॉब मिलने में वीक्स लग जाते थे। 19th सेंचुरी में वेजेस थोड़ी इंक्रीज़ हुई, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से वर्कर्स को बेनिफिट नहीं हुआ। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्री कॉलोनियल इंडिया। ब्रिटिश के आने से पहले इंडियन टेक्सटाइल जो थी वर्ल्ड लीडर था। इंडिया फाइनेस्ट कॉटन बनाता था। जो इंडिया के टेक्सटाइल थे वो सेंट्रल एशिया, गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे एक्सपोर्ट भी होते थे। और जब ब्रिटिश रूल आया तो भाई सब बेकार होने लग गया। क्या बेकार होने लगे, जब यूरोपियन कंट्रीज आई तो इंडियन ट्रेडर्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब इंडियन ट्रेडर्स को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो बना नहीं पा रहे थे। ओल्ड पोर्ट मोनोपली, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मोनोपली बना ली थी। ओल्ड पोर्ट जैसे सूरत, हुगली डिक्लाइन हो गए थे। न्यू पोर्ट बॉम्बे, बंगाल जो थे डेवलप हुए थे। फिर नेक्स्ट आइडिया के क्या हुआ, इनिशियली इंडियन टेक्सटाइल यूरोप में बहुत ज़्यादा फैशनेबल था, इसलिए वीवर्स के पास बार्गेनिंग पावर थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनीज ने वीवर्स को सिर्फ उनको ही सप्लाई करने पर फोर्स करी है। इंग्लैंड के ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि फॉरेन कॉटन क्लोथ इंपोर्ट बंद किए जाएं। बाद में मैनचेस्टर के मिल ने चीप मशीन मेड प्रोडक्ट बनाए जिससे भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा ब्रिटिश ने इंडिया को फिनिश गुड्स से एक्सपोर्टर से रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बना दिया था। पहले वो फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया था। इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा कॉटन, सिल्क, जूट, शुगर, मिनरल्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल फोर फादर वाला एक जो पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसका मतलब है ब्रिटिश ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी इंडिया में कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जैसे कॉटन मिल्स बॉम्बे और अहमदाबाद में, जूट मिल्स बंगाल में, स्पिनिंग मिल्स मद्रास में। कुछ इंडियन बिजनेसमैन ने ओपियम ट्रेड विद चाइना से पैसा कमाया और फैक्ट्री स्टार्ट करी। द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी, नुस्वरनजी टाटा। उसके अलावा जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश मिल को वॉर मटेरियल्स प्रोड्यूस करने लगे, इसलिए उन्होंने मैनचेस्टर क्लोथ्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इंडियन प्रोड्यूसर को इंडियन मार्केट वापस मिल गया। इंडियन फैक्ट्रीज को भी वॉर मटेरियल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। इस डिमांड की वजह से न्यू फैक्ट्रीज ओपन हुई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। तो उसका फाइनल आइडिया क्या था कि वॉर के बाद जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज अपनी ओल्ड डोमिनेंस वापस नहीं पा सकी। इंडिया में भी लार्ज इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, जैसे बंगाल में, बॉम्बे में, लेकिन प्रोडक्शन का मेजर पार्ट स्मॉल वर्कशॉप और हैंडलूम में ही टिका रहा। इन्होंने लो कॉस्ट प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज कर, लो कॉस्ट प्रोडक्शन में जो था प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया।
एक बार इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले व्हाई डिड द वुमेन वर्कर ब्रिटेन अटैक स्पेनिश जेनी, ये वाला क्वेश्चन। पोर्ट ऑफ द सूरत डेक्लाइन एज द 18th सेंचुरी केम टू एन एंड। स्वदेशी मूवमेंट हेल्प द इंडियन टेक्सटाइल, कैसे मूवमेंट करा। गोमथास कौन थे, गोमस्तास। दो एग्जाम्पल हमारे को देने, प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेवलपमेंट से सोशो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको देख लेना पक्का, मैं बता रहा हूँ ये आएगा, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है आपका लास्ट चैप्टर, इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। लास्ट चैप्टर आपका प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंटिंग से पहले नॉलेज कैसे स्प्रेड होती थी वो देखना। तो 5500 साल पहले लोग लिखना शुरू कर चुके थे, लेकिन उस टाइम लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग पत्थर पर लिखते थे, लेजर पर लिखते थे, पाम लीव्स पर लिखते थे, इसलिए बुक बनाना स्लो और एक्सपेंसिव था। इसी वजह से नॉलेज और आइडियाज़ मोस्टली ओरली बोलकर स्प्रेड होते थे। प्रिंटिंग का इन्वेंशन कैसे हुआ, जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुई तब नॉलेज बहुत फास्ट स्प्रेड होने लगी। प्रिंटिंग से बुक्स, न्यूज़पेपर, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, ऑटोबायोग्राफीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सब लोग तक पहुंचे थे। इससे वर्ल्ड की प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो गई थी। प्रिंटिंग इन चाइना के बारे में बात करें तो प्रिंटिंग का जन्म चाइना में हुआ था। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ होती थी। इस मेथड में एक वुड ब्लॉक पर पूरा पेज कार्व किया जाता था, फिर उस टाइम में इंक जो थी पेपर पर प्रेस किया जाता था। चाइना ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 594 AD से स्टार्ट हुई थी। जब टैंग डायनेस्टी 618 AD में पावर आई तो एम्परर्स ने प्रिंटिंग को बहुत सपोर्ट दिया। प्रिंटिंग इन जापान, जापान में प्रिंटिंग चाइनीज़, ठीक है, जापान में प्रिंटिंग चाइनीज़ बुद्धिस्ट की मिशनरीज लेकर आए। उनका पर्पस था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना था। जापान में प्रिंटिंग 768 अहद के बाद स्टार्ट हुई। सबसे फेमस प्रिंटेड बुक है डायमंड सूत्र 868 AD। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक मानी जाती है। उसके अलावा प्रिंटिंग इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर क्या था, चाइना और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था। ये ट्रेड रूट कहलाता था सिल्क ट्रेड, सिल्क रूट। इसी रूट से जो पेपर यूरोप पहुंचता था। इससे ही पहले यूरोप में लोग लिखते थे वेलम एनिमल स्किन पर लिखते थे, मतलब जब तक पेपर नहीं पहुंचता था यूरोप से, उससे पहले क्या हुआ, लोग एनिमल स्किन के ऊपर लिखते थे। ये बहुत एक्सपेंसिव था, सिर्फ रिच लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे। बाद में वुड ब्लॉक इटली में स्प्रेड हुआ और बुक्स की कॉस्ट कम हो गई। फिर है जोनेस गुटेनबर्ग, इसका इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग का ही पढ़ लेना। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया था गुटेनबर्ग ने, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करी थी। गुटेनबर्ग एक गोल्डस्मिथ था, उसने मेटल लेटर्स मूवेबल टाइप बनाए थे। उसने इंस्पिरेशन ली थी ऑलिव प्रेस से, मेटल माउंट से। उसके अलावा उसकी प्रिंटिंग प्रेस में मेटल अल्फ़ाबेट्स बनाए, इंक लगाई, पेपर को प्रेस किया। सबसे इंपॉर्टेंट था अल्फ़ाबेट मूवेबल थे, मतलब उन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता था। इससे प्रिंटिंग बहुत फास्ट हो गई। 16th सेंचुरी तक यूरोप में 20 करोड़ बुक सर्कुलेट हो रही थी। इसको ही कहते थे प्रिंट रेवोल्यूशन। तो जो जोनेस गुटेनबर्ग थे उनकी वजह से ही जो है सबसे ज़्यादा जो ये रेवोल्यूशन था, प्रिंट रेवोल्यूशन, वो आया। प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले तो 16th सेंचुरी में इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, लैपटॉप्स नहीं थे, इसलिए बुक्स का ही आइडिया स्प्रेड करने का मेन मीडियम था। प्रिंटिंग से बुक्स चीप हो गई, ज़्यादातर लोग पढ़ने लग गए, ज़्यादातर लोग तक रीच पहुंच गई। उसके अलावा न्यू रीडिंग पब्लिक क्रिएट हुआ। इलिटरेट लोग जो थे, बुक्स में इलस्ट्रेशंस, पिक्चर बनाई जाती थी, बुक्स को क्लियरली लाउड रीड करा जाता था। शुरू में रोमन कैथोलिक चर्च प्रिंटिंग को सपोर्ट किया गया, क्यों, ताकि चर्च की टीचिंग स्प्रेड हो सके। लेकिन बाद में प्रॉब्लम हुई, लोग प्रिंटिंग का यूज़ करने लगे। चर्च के क्रिटिसिज्म, नए रिलीजियस आइडियाज़, इसलिए लिए इंपॉर्टेंट नाम है मार्टिन लूथर। उसने चर्च की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आइडियाज़ पब्लिश किए। तब चर्च को लगा प्रिंटिंग डेंजरस है। 17th-18th सेंचुरी में रीडरशिप इंक्रीज, इस टाइम पे लिटरेसी इंक्रीज हुई, स्कूल्स ओपन हुए, इसलिए बुक्स की डिमांड बढ़ी। नए टाइप्स की बुक आई, चैप बुक्स मतलब चीप बुक्स, पीरियोडिकल्स, रेगुलर मैगजीन्स या न्यूज़पेपर, साइंटिफिक बुक्स या फिलोसफी और पॉलिटिकल बुक्स। प्रिंट और रेवोल्यूशन, ठीक है, प्रिंट रेवोल्यूशन, तो प्रिंट ने यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड किए। इंपॉर्टेंट थिंकर्स वोल्टेराई और रूसो, इन्होंने लोगों को सिखाया रीज़न यूज़ करो, अथॉरिटी को क्वेश्चन करो। लोग सोचने लगे क्या किंग सच में गॉड को चूजन है। ये आइडिया जो था बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन बनाया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन यही आइडिया था कि क्या किंग सच में गॉड के चूजन हैं। न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ प्रिंटिंग और एडवांस हुई। रिचर्ड होय ने, उसने रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करी। इस मशीन से 8,000 पेजेस पर आवर प्रिंट हो सकते थे। बाद में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। प्रिंटिंग इन इंडिया, तो इंडिया की प्रिंटिंग का पैराग्राफ है ये वाला। हाँ, तो इंडिया की प्रिंटिंग से पहले इंडिया में नॉलेज लिखी जाती थी पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट पर। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाए पोर्टुगीज मिशनरी जो कि गोवा के थे। बाद में इंडियंस ने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे बंगाल गैजेट हो गया, संवाद कॉमेडी हो गया, शम्सुल अकबर हो गया, बॉम्बे समाचार हो गया। वुमेन और प्रिंटिंग से वुमेन को भी एजुकेशन मिली। लिबरल फादर्स या हस्बैंड उन्हें पढ़ते थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली में वुमेन सीक्रेटली पढ़ना सीखती थी। सोशल रिफॉर्म और प्रिंटिंग का यूज़ सोशल रिफॉर्म्स ने भी किया। इंपॉर्टेंट नेम जैसे ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, उन्होंने बुक्स और आर्टिकल्स पब्लिश किए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, सोशल इक्वालिटी के लिए। ब्रिटिश सेंसरशिप, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि प्रिंटिंग से नेशनलिज्म स्प्रेड होगा, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। इंपॉर्टेंट लॉ, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया। इस लॉ में इंडियन न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया गया था।
प्रेस फ्रीडम कम हो गई थी, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट था और ज़्यादा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स आए। एग्जाम्पल केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक। अब ये फाइनल कंक्लूजन, इस चैप्टर का हम पहुंच चुके हैं फाइनल कंक्लूजन पे, एंड के ऊपर। तो देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या था। सबसे पहले, प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। इससे मेजर इंपैक्ट ये हुआ था कि नॉलेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, लिटरेसी इंक्रीज हो गई थी, साथ ही साथ रेवोल्यूशंस आए, सोशल रिफॉर्म्स हुए और लास्ट में नेशनलिज्म ग्रो हुआ। इसलिए हिस्टोरियंस प्रिंटिंग प्रेस को कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो गाइस, इसी के साथ आज हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी यूनिट की है कि सारी की सारी 4 यूनिट जो कि आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी आपको समझ आ गई होगी और आपको एग्जाम के लिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बस आपको एक काम करने की एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स की प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वो मैप्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी वन शॉट देखने हैं तो आप मेरे पूरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने पूरे चैनल पे आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग फॉर एग्जाम। और हाँ, कल आके बताना कमेंट में ये पेपर कैसे हुआ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।